कार्यक्रम का जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। और आने वाले वक्त में अगर हमने कोरोना रोका नहीं, जैसा मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने विषय में कहा था और जब मेरी उनकी टेलीफोन की वार्ता हुई तो उन्होंने इस पॉइंट को अप्रिशिएट किया कि आपने कहा कि हम कितनी कोशिश कर लें, ऑक्सीजन, दवाएं, आईसीयू बेड बढ़ा दें, वेंटिलेटर बढ़ा दें, परंतु अगर संख्या जो आ रही है संक्रमितों की उस पर रोकने लगेगी तो ये कितना ही कोशिश करने के बावजूद भी ये कम पड़ते जाएंगे। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। और फॉर्चुनेटली हर्षवर्धन जी आप ठीक कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में मैं मुख्यमंत्री था राजस्थान में 20 साल पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी मैं मुख्यमंत्री था। तो मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी थे तब आपने जिक्र किया एम्स का, जोधपुर को भी एम्स मिला था उस वक्त में। तो मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई थी उस वक्त में, वो शुरुआत लगातार कंटिन्यूस रही है। पहले एम्स के शुरुआत हुई, उसके बाद में मिस्टर गुलाम नबी आजाद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, तब भी मेडिकल के फैलाव के लिए किस प्रकार से नए कॉलेज खोले उसकी स्कीम बनी। मुझे याद है उस वक्त में मैं जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब भी हमें 8-9 मेडिकल कॉलेज मिले थे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नई सरकार आई मोदी जी की और आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो आपने पूरी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र के महत्व को समझते हुए उसको आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम अगर एक साथ 15 कॉलेज मिलना बड़ी बात है राजस्थान को। और हमने भी जो 60-40 रेशियो था, राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद हमने मंजूर किया कि हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। रघु शर्मा जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि आप उस पर विचार करेंगे, खाली 3 जिले भर गए हमारे, राजसमंद, प्रतापगढ़, जालोर। वहां के लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि जब सब जिलों में बन रहा है तो हमारे यहाँ भी बने कॉलेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोच आपकी है, आप खुद डॉक्टर हैं और राजस्थान ऐसा राज्य है देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा प्रदेश है देश के अंदर, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया देश का। परंतु हमारे यहाँ रेगिस्तान के इलाके, भूभाग बहुत लंबा चौड़ा है, दूरियां बहुत दूर दूर हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। वहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो होती है, पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हो, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोलना हो, सड़कें बनानी हो, तो कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। ऐसे राज्य में केंद्र सरकार को हम बराबर मांग करते रहते हैं, हमें प्रायोरिटी मिले पहाड़ों की तरह कि किस प्रकार हम लोग ज्यादा कॉस्ट खर्च करते हैं तो राज्यों की सीमा होती है। तो हमें भी 90-10 के रेशियो में स्कीम आनी चाहिए हमारी सीएसएस की, चाहे कोई स्कीम हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं, आपने ठीक कहा कि चाहे वो एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की बात हो, पीजी की सीटें बढ़ाने की बात हो, चाहे स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की बात हो, लगातार बढ़ती जा रही है और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है मेडिकल सेक्टर के अंदर कि हम लोग मजबूती के साथ में सेक्टर को मजबूत कर पाएंगे। और सरकार, हमारी सरकार भी, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं जिम्मेवारी संभाल रहा था तब हमने पहली बार देश में प्रयोग किया फ्री मेडिसिन का, फ्री टेस्ट का, डायलिसिस हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, सोनोग्राफी हो, ब्लड टेस्ट हो, और बहुत कामयाब रहा। उसके बाद में जब पुनः मौका मिला मुझे तो हम लोगों ने एक नारा दिया, निरोगी राजस्थान। उसके लिए हमने लॉन्च किया बाकायदा उसको
डॉक्टर देवी शेट्टी आए बेंगलोर से, डॉक्टर शिव सेन आए दिल्ली से, और हमने एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि जैसे WHO की जो भावना है प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर, कि किस प्रकार हम लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें कि बीमारी नहीं हो किसी को, और बहुत अच्छे ढंग से हमने स्वास्थ्य मित्र बनाने का प्रयास किया। हर गांव में एक महिला, एक पुरुष, और कैसे पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसी रूप में हमारी तैयारी रही। परंतु दुर्भाग्य से दिसंबर में लॉन्च किया और फरवरी मार्च के अंदर कोरोना आ गया, बीच के अंदर। तब से आप हम लोग सब एक ही नाव में चल रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कहा गया है कि अभी तो मानवता को बचाने की दरकार है। इंसानियत का धर्म है, चाहे कोई धर्म जाति वर्ग का व्यक्ति हो, वो बचे कैसे। और पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर जो हालात है, वर्तमान पीढ़ी ने 100 साल में सोचा ही नहीं होगा कि हमें ये दिन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है ये हम सबके सामने। इसमें राजनीति तो किसी भी रूप में आनी नहीं चाहिए, और राज्य सरकार भी अगर कोई आपसे मांग करे या सुझाव दे या कमी बताए तो आपको उसको शिकायत के रूप में नहीं लेना चाहिए कि भाई फीडबैक मिला हम लोगों को, उस रूप में लेना चाहिए। हमारी मंशा रहेगी कि हम पूरी तरह, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार साल भर में 5-6 बार मुख्यमंत्रियों से इंटरेक्शन किया होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात भी पहुंचाएं। इस बार भी वो कॉन्फिडेंस के साथ में वापिस मैदान में उतरे, और लगातार पिछली बार जिस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन लगाया था उसका अनुभव हमारे पास में, किस प्रकार मजदूर सड़कों पे आ गए थे, तकलीफ हुई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, सब कुछ हुआ। वो अनुभव का काम लेकर के इस बार वो कमियां नहीं रहे, और एक प्रकार से लॉकडाउन जैसे राज्य सरकार लगा रही है, जो छूट दी है भारत सरकार ने, तो करीब करीब मेरे ख्याल से एक उत्तराखंड को छोड़ के और एक गुजरात को छोड़ के पूरे देश में लॉकडाउन लग गए हैं तरह तरह के। उससे काम नहीं चलेगा। इंटरस्टेट कई प्रॉब्लम्स आती है। अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर बड़ा फैसला करती है पहले की तरह, और पहले की कमियों को दूर करते हुए, तो पहले वाली शिकायतें खत्म हो जाएगी और पूरे देश में एक रूपता के साथ में लॉकडाउन लग पाएगा, क्योंकि हालात वास्तव में गंभीर हो चुके हैं। ऑक्सीजन, मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र ने लिया हाथ में, दवाइयों का लिया कि भाई हम लोग आराम से डिस्ट्रीब्यूट ढंग से कर सके, बैलेंस रख करके राज्यों में। हमारी मांग ये रही है कि जितने पेशेंट है राज्यों में उसके अनुपात में दवाई मिल जाए, ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो जाए। पर वो इतनी कमी पड़ रही है कि हाहाकार मर गया पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हो रोज टीवी वाले क्या बता रहे हैं, एक तरफ शमशान की सीन, एक तरफ ऑक्सीजन से टैक्सी में भी और एम्बुलेंसेज के अंदर बैठे हुए लोग हैं। तो ये तकलीफ सबके सामने है। और दिल्ली राजधानी है तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस जंग को लड़ें और विजय प्राप्त करें। जैसे पहले फेज में हमने विजय प्राप्त करी थी तो हमें गर्व हुआ, और किसी को नहीं मालूम पड़ा कि वास्तव में सेकंड लहर अप्रैल 15 के आसपास भयंकर रूप ले लेगी और इतनी घातक होगी कि तेजी से फैलती है, 2-3-4 दिन में लंग्स में पहुंच जाती है निमोनिया के रूप में। यूथ और बच्चे और महिलाएं ज्यादा इसमें आ रहे सामने, और सारी सरकारें लगी हुई है, कोई कमी नहीं रख रही है। महाराष्ट्र में आप देख रहे क्या हुआ, भयंकर। एक तरफ तो आपने हम सबसे आह्वान किया वैक्सीनेशन के लिए, और हमने भी आपके आह्वान को स्वीकार करके उसी स्पीड से हम लोगों ने कन्विंस किया लोगों को
वैक्सीनेशन के लिए। और मुझे कहते हो घर है, राजस्थान टॉप पे आया था उस वक्त में। महाराष्ट्र राजस्थान बराबर थे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बड़ा वो जो माहौल ऐसा बन गया था कोविड का, वो जो संख्या आ रही थी संक्रमितों की। तो आप बताइए कि 5,81,000 पर डे पे पहुंच गए थे हम लोग आपके आह्वान पर। उसी रूप में हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया वैक्सीनेशन का। वैक्सीन कम आने लग गई तो हमने इतना भी किया आप लोगों को, उसको भी हमारे कुछ साथियों ने शिकायत माना है। शिकायत नहीं होती है भाई, कल से केंद्र बंद हो जाएंगे तो ये आपकी मजबूरी है, जितना मिलेगा जितना अवेलेबल होगा वो तो आप दे पाएंगे। तो खाली हमें तो इतना ही मिलेगा कि नहीं, हमें मालूम है ये कई राज्यों से 8-10 राज्यों से शिकायत आ गई थी, उड़ीसा से 700 केंद्र बंद हो गए थे। मजबूरी आपकी है, वो मजबूरी शेयर होनी चाहिए देश के सामने। पूरा देश आपके साथ सहयोग करेगा आपको। पर अगर ये खबर आएगी साहब नहीं कोई कमी नहीं है, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है भाई कमी तो है। इस तरह की कई बार बात आ जाती है। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, जो बढ़ गई है, बढ़ तो गई है, पर आप क्या करो, ये कोरोना ऐसा आ गया है, ये कोई आपको हमको पूछते आता नहीं है कि जो घातक है। पहले हमारे सारे ऑक्सीजन बेड खाली पड़े रहे थे, अधिकांश वेंटिलेटर काम आए नहीं थे, 5% मुश्किल से आए होंगे, आपने भिजवाए थे तब भी काम नहीं आए थे। परंतु इस बार जो है, जो पेशेंट आ रहा है गांव से भी 3-4 दिन में तो लंग्स इफेक्ट होता है। 80% लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले आते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक साथ में पूरे मुल्क में यही ट्रेंड है, तो हालात इतने गंभीर हो गए कि सब चिंतित हो गए, और चिंता को एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, उसी से मुकाबला करके कामयाब हो पाएंगे। अगर हम शेयर करेंगे कि राज्यों की क्या स्थिति है और केंद्र की क्या मजबूरी है, शेयरिंग होगा, सब सहयोग करेंगे। हर व्यक्ति चाहेगा जान बचे हमारे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की। उसी रूप में हमें, मैं समझता हूँ, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। और अगर चैलेंज स्वीकार करेंगे और जो व्यवस्थाएं है उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे हो, कैसे ऑडिट हो ऑक्सीजन की, कैसे दवाओं की ऑडिट हो, जिसको जरूरत उसको मिले, एजुकेट। मैंने मीडिया वालों से मैंने ट्वीट किया था कि आपने खूब बता दिया शमशान के सीन, ऑक्सीजन के हाहाकार, टैक्सी और गाड़ियों में एम्बुलेंस बैठे हुए हैं। ये तो एक भाग हुआ आपका, असली भाग हुआ कि तो आप बताते जाओगे। पर जब रुकेगा नहीं, जब तक कोरोना का संक्रमित होना, चैन नहीं टूटेगी, तब तक ये स्थिति बनती जाएगी। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हम साथ में वो भी बताओ, जनता को एजुकेट करो। सरकार ने जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हेल्थ मिनिस्टर को आह्वान कर रहा है, जन जागरण अभियान हमने चलाया, कि जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया। अब हमने रेड अलर्ट जन पखवाड़ा मनाया, अब हमने एक प्रकार से लगभग लॉकडाउन लगा दिया। तो इसमें मीडिया वालों को चाहिए कि वो जनता को एजुकेट करे कि गांव में फैल गया है, पहली गांव में नहीं फैला था, और ये एजुकेट करे गांव में अगर पूरे फैल गया तो फिर सब लोग कितनी कोशिश कर लेंगे, रुकने वाला नहीं है वो, फिर खाली मीटिंग करते रह जाएंगे। तो जरूरी है कि हम गांव वालों तक बात पहुंचाएं, झाड़ी में, परिवार में, आपकी समझ में हो, आपको बाकायदा मास्क लगाना जरूरी है, प्रोटोकॉल का पालन कराओ। गांव के लोग एक दूसरे गांव में जाए नहीं, शादी ब्याह में 500 लोग इकट्ठे हो रहे थे, हमने शादियों में बैन लगाया है। तो ये जो स्थिति पब्लिक की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, उसके लिए मीडिया की ड्यूटी है कि वो बड़े रूप में इन अभियानों को चलाए, खाली विज्ञापनों से नहीं, वो खुद भी डिस्कशन करवाएं, खुद खबरें दें और ढंग से काम करें। तब जाकर हम जब आने वाले संक्रमितों की संख्या कम होगी, फ्लैट होगी आपका ग्राफ, तो जाके आप हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन की भी, दवाइयों की भी, आईसीयू की भी और वेंटिलेटर की भी, वो काम में हो पाएंगे।
अभी भी राजस्थान में करीब 2 लाख हो गए हैं संक्रमित लोग, पर अस्पतालों में तो करीब 15-20 हजार मुश्किल से हैं बेचारे, बाकी तो घरों में है ना। उसमें जो आदमी तकलीफ में आता है उसको भर्ती करने वहां पर तो जगह मिल जाए, क्योंकि बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो जाके सो जाते हैं, भाई चलो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा ऑक्सीजन से। डॉक्टर की जिम्मेदारी को ऑक्सीजन कब मिले, किसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, उसी ढंग से डॉक्टर तय करे रेमडेसिविर किसको मिले, किसको लगनी चाहिए, किसको नहीं लगनी चाहिए। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर कि इसके बगैर हम बचेंगे ही नहीं। ये तमाम काम भी मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी वो हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए बातें हैं तो हर्षवर्धन जी आप मुझसे ज्यादा, चौबे साहब आप लोग के अंदर में बैठे हैं, आज आपने इतना टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके सामने तो पूरे सब राज्य हैं और सबकी अपनी समस्या जो आप उनसे जूझ रहे हो। मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा राजस्थान की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि इसको चाहे देश विदेश से, दुनिया के मुल्कों से, कि हमारा मुल्क 130 करोड़ की आबादी का है, इसको आप टॉप प्रायोरिटी दे दीजिए। अगर सेकेंड वेव का आप लोग को मालूम होता कि इतनी जल्दी आएगी, इतनी खतरनाक आएगी, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी सब काम छोड़ के वैक्सीनेशन को ही इम्पोर्टेंस देते पहले और दुनिया के मुल्कों से मंगाते, सौदे करते, जो भी करना हो तो करते। उस पर हम लोग वैक्सीनेशन बाहर से आ नहीं पाई हमारे पास में, और ये भी एक बड़ा बिजनेस हो गया। सब कंपनी चाहती है कि हम किस प्रकार से उसमें रिजल्ट हासिल करें। इसका कोई तरीका निकालें। दुनिया जैसे यूपी ने कल ग्लोबल टेंडर निकाला है वैक्सीन के लिए, हम भी चाहते हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं उनको। हम सब मिलके वैक्सीन को जो है, हालांकि मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि आपको चाहिए कि जैसे 60+ 45+ की तरह 18+ भी, मतलब पूरा वैक्सीनेशन 8-10 तरह के वैक्सीनेशन होते हैं डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं, और सभी फ्री है देश के अंदर। तो एक ये जो खतरनाक कोरोना है, इसका वैक्सीनेशन भी भारत सरकार पूरा फ्री रखे देश के अंदर सभी तरह से, सभी लोगों के लिए ये होना चाहिए था। पर कुछ मजबूरी है, कुछ कारण, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा, वो नहीं हो पाया। अब राज्यों में छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और वो क्या किस रूप में कंपनी उनको देगी, कितना नीचे जाएगा, कितना अस्पताल में पहुंचेगा, कितना केमिस्ट के पास जाएगा, कितना उसका ब्लैक होगा, कोई नहीं कह सकता। आप जानते हो कि ऐसे वक्त में एंटी सोशल एलिमेंट फायदा उठाते हैं, जो उठा भी रहे हैं, रोकने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें आपके जहन में है। वैक्सीनेशन का मैं चाहूंगा, अगर आगे जो थर्ड वेव आने की बातें हो रही है, जो बच्चों को हिट करेगी, साइंटिस्ट कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप ज्यादा जानते हो। मैं समझता हूं कि पूरी ताकत हमें लगनी चाहिए, एक तो इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, उस पर हम सब आपके साथ में हैं, और साथ में किस प्रकार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम टाइम बाउंड चले, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इतना बड़ा मुल्क है, इसलिए कैलकुलेशन करके हम पूरे मुल्क में, जैसे लंदन में और यूके के अंदर और इजराइल में सब कंट्री ने किया है, हालांकि वो कंट्री बहुत छोटे हैं, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, पर अगर हम उनको वैक्सीनेट करेंगे तब भी जाकर के ये चाहे थर्ड वेव आओ चाहे फोर्थ वेव आओ, उसकी हमें चिंता नहीं रहेगी। और हम लोग जो मेहनत की आज तक सबने मिलके, उस पर हम लोग कामयाब हो पाएंगे, मेरा मानना है। बाकी तो हम लोग यहाँ बाकायदा जो कर सकते हैं, एक तो DRDO के प्लांट लग रहे हैं, 15 प्लांट आपने हमें भी दिए हैं, जो बहुत कम है, 6-7 जिलों में दिए खाली आपने। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने DRDO के जो सेक्रेटरी उनसे बातचीत भी करी है, रिक्वेस्ट करी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कम से कम 5-7 जिलों में क्या होगा, बाकी जिलों में, हर जिलों में आप प्लांट लगवा दीजिए। राजस्थान के अंदर हमने 40-50 की मांग करी है 500 में से। राजस्थान में दूर है बहुत ज्यादा, तो टैंकर भी हमारे पास नहीं है। टैंकर जाता भी है तो इतनी दूर जाके लाता है ऑक्सीजन, तो बहुत टाइम लगता है। और एक और निवेदन है कि जो हमें अलॉटमेंट किया वो कर दिया, ईस्टर्न रीजन से कर दिया है, वेस्ट बंगाल इत्यादि से, वहाँ 7 दिन लगता आने जाने के अंदर ही लगेगा। तो नजदीक से अलॉटमेंट हो और हमें ऑक्सीजन प्लांट जो है ज्यादा लग जाए DRDO के माध्यम से। और 4 प्लांट जो पहले आपने दिए थे, वो चारों प्लांट हमने जमीन दे दी
जो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में था वो सब काम मैंने कर दिया, पर जो आपका वेंडर था वो लगा नहीं पाया होगा। पर कई बार हमारे लोकल जो पॉलिटिक्स चलती है आप के अंदर, हालांकि हमने कोशिश करी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को, सबको साथ लेके हम फैसला करें, और उसमें हम कामयाब भी रहे। कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा नारा था। उसमें पूरी पब्लिक ने साथ दिया, पूरे धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, सबने साथ दिया। अब भी हम लोग चाहेंगे कि सब मिलकर हम लोग राजस्थान में इन कामों को करें, पर फिर भी केवल आलोचना होती है, 4 प्लान दिए, राज्य सरकार लगाया नहीं, जबकि वो वेंडर आया नहीं दिल्ली से, वो लगा नहीं पाए थे। इस प्रकार से कई बातें आती रहती है, उसको तो हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ऑर्गन डोनेशन में हम लोगों ने यहाँ काफ़ी आगे बढ़ाया है। हम लोग हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं राजस्थान के अंदर, 6-7 जगह भी है। बाकी मैंने बजट में घोषणा करी है कि नर्सिंग कॉलेज खोले, जिससे कि वो जो नर्सेज की आवश्यकता होती है उसको भी हम लोग टाइमली उनको लोग यूज कर सकें। और नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति के लिए भी एसेंशियली सर्टिफिकेट हमें जारी कर दिया है। और बाकी जो IMR MMR है उसको ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो काम भी अच्छे ढंग से चल रहा है राजस्थान के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और हम ज़्यादा तरकीब से, भी हमने चिरंजीव योजना लेके आए हम लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोचिएगा, टाइम आ गया सोशल सिक्योरिटी का, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई योजना लागू करी है, 6,000 वाली, किसानों के लिए भी कई कर रहे हैं, हम टुकड़ों में कर रहे हैं सब लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेडिकल साइड में कि आयुष्मान भारत थी 5 लाख की, उसको हमारी पीली सरकार ने यहाँ पर 3 लाख की योजना चालू कर रखी थी, भामाशाह योजना कर रखी थी, आपको मालूम है, NFA को लेके। और भारत सरकार की योजना है SSEC को। हमने हमारी गवर्नमेंट आई, हम दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया था, और एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे उसके अंदर परिवार, तो 1 करोड़ 10 लाख परिवार हो गए थे। उससे हमारे पर भार काफी बड़ा आया, करीब आप समझ लीजिए 1400 करोड़ हम दे रहे थे, 400 करोड़ भारत सरकार से आ रहे थे। परंतु अब हमने और 2 कदम आगे बढ़े, हम लोग पूरे प्रदेशवासियों को हमने बीमा कर दिया है, और चिरंजीव नाम रखा उसका। उसको हमने कहा है कि पूरा 3,000 करोड़ के लगभग होगा, वो हम खर्च उठाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, और 400-500 करोड़ जो भी मिलेगा आयुष्मान भारत वाला हिस्सा वो आप देंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे प्रदेशवासियों को फ्री किया, निःशुल्क किया है, और जो पैसे वाले हैं उनको 850 रुपये प्रीमियम का आधा उनसे लिया है, ले रहे हैं। बहुत शानदार इसका वेलकम हुआ। मैं चाहूँगा इसको आप देश भर में लागू करवाने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय आ गया कि आजकल बीमारी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, और दवाई इतनी महंगी है, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं लोगों के। तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व इस काम को भी करने में आगे आएगा, और हम लोग सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए हैं, तो वक्त नहीं कि मैं उनको भी आपके सामने रखूं। तो इतना मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य रहेगा हमेशा आपके लिए, जहाँ जैसे आपने कहा कि हमने 15 कॉलेज एक साथ संगठन करी, क्योंकि आपने टाइमली सब कुछ फॉर्मेलिटी कर दी थी। तो अब निश्चिंत आगे भी जो है हम लोग उसी रूप में जो भी गाइडलाइन आपकी होगी उसको हम लोग एडॉप्ट करते हुए चाहेंगे कि उसको हम पूरा करें। क्योंकि डिप्लोमा कोर्स आपने शुरू किया है, वो बहुत ही वेलकम स्टेप है। और 8 क्लिनिकल विभाग एनेस्थीसिया, प्रसूति, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला, टीबी, चेस्ट, रेडियो डायग्नोसिस, फैमिली मेडिसिन में संचालित होंगे। ये तमाम जो काम है हमने बहुत ही इसको सीरियस लिया है, और सीरियसली हम लोगों ने उन कामों को हाथ में लेके आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहेंगे, जैसे हमारे राज्य मंत्री जी ने भी कहा। और अंत में कहना चाहूँगा मैं आपको, अब तो पूरा दुनिया जो है, दुनिया के मुल्क और हमारा मुल्क भी, अब जो इस घातक कोविड-19 की जंग लड़ रहे हैं,
अब मेरे ख्याल से सभी सरकारों का, केंद्र हो या राज्य हो, सबका बजट जो है, जैसे आपने कहा 1 साल लगा हम लोगों को पहले फेज के अंदर, पहले ईयर में, तो हम 0 से बढ़ के 70,000 पे आ गए थे। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी हो गई थी। उसी प्रकार से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, सबकी संख्या बढ़ गई थी और सुविधा आधारभूत ढांचा तैयार हो गया था। अब और हम सब मिलकर बजट के अंदर प्रोविजन करें और मजबूत करें देश के अंदर, जिससे कि आने वाली कोई चुनौती हो उसका मुकाबला अपन लोग करने में सक्षम रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे यकीन है कि इस दिशा में आपका अनुभव काम आएगा पूरे भारत सरकार को। यही बात कहता हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतना हमें टाइम दिया, इतनी बातें हम लोगों को बताई। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः आपका, प्रदेशवासियों की ओर से आपका, आपके राज्य मंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आपसे निवेदन है आप सभी का आभार व्यक्त करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान राज्य में, और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।